गुड इवनिंग दोस्तों, सभी का स्वागत है ग्रामर के सेशन के अंदर जो शाम को हमेशा 6 बजे होता है। काफ़ी लोगों को दोस्तों नोटिस कर रहा हूं मैं कि टाइमिंग के बारे में जो है काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है। सो बिफोर वी स्टार्ट, जो नए जुड़ रहे हैं जिनको टाइमिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है उनको बता देता हूं मैं। दोस्तों मॉर्निंग में 8 o'clock जो है हम कवर करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वोकेबलरी पार्ट को। इवनिंग में चलता है हमारा ग्रामर सेशन एंड जो रिसेंटली अभी शुरू किया गया है 17th अगस्त से स्पोकन वाला पार्ट वो होता है दोस्तों आफ्टरनून में 1 o'clock। सो आई होप 3 टाइमिंग्स में दोस्तों आपसे जो है वो मैं रूबरू होता हूं। तो टाइमिंग को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा अपने अंदर दिमाग के अंदर। मॉर्निंग 8 o'clock, आफ्टरनून 1 o'clock एंड इवनिंग 6 o'clock। सर चलिए सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग एंड वेलकम टू योर ग्रामर सेशन उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर का यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों हमने कल जो किया था बेसिक वाले पार्ट से हम आगे बढ़ चुके थे एंड हमने प्रेजेंट टेंस में कवर करना शुरू कर दिया था प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को, जहां पर हमने 9 रूल्स जान लिए थे। कल एक रूल हमारा जो है वो पेंडिंग रह गया था ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। वो जो थोड़ा दोस्तों मैं उसको पहले कवर कर लेता हूं फटाफट से। तो दोस्तों एक रूल हमारा जो कल बाकी रह गया था, इट वॉज नंबर 10 आई बिलीव, कि दोस्तों अगर कोई सेंटेंस हेयर या फिर देयर से शुरू हो रहा है, ऑलराइट, सिंपल सा दोस्तों रूल है कि स्पोकन एग्जाम के लिए यूजफुल नहीं है माय डियर, ये तो कॉमन सेंस की बात है। हमेशा उसके स्टार्टिंग में जो एक पिक्चर बनी हुई आती है उसको देखो हमेशा आप लोग, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ रहता है, इंग्लिश फॉर डेली लाइफ। और जो मॉर्निंग 8 o'clock और जो इवनिंग 6 o'clock में क्लास शुरू होने से पहले लिखा हुआ क्या आता है दोस्तों, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये अपने को ध्यान रखना है। हाँ जी बिल्कुल, रूल नंबर 9 तक हो गया था। एक रूल हमारा छूट गया था जो स्किप हो गया था मेरे दिमाग से, उसको मैं फटाफट से कवर करा देता हूं क्योंकि ये मैंने बैंकिंग लेवल पे एसएससी के हायर लेवल के एग्जाम्स के अंदर देखा है, क्वेश्चन बना है इसके ऊपर, इसलिए। सो दोस्तों हमारा रूल क्या था कि अगर कोई सेंटेंस जो है वो हेयर या देयर शब्द से, अगर इन दोनों में से किसी भी वर्ड से अगर हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा हो तो फिर हमेशा अपने को ध्यान रखना है कि दोस्तों फिर वो सेंटेंस जो है वो हमेशा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का ही होगा। सबको दोस्तों मेरी तरफ से गुड इवनिंग है। फटाफट से जो हम पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करिए। काम की बात यहां पर आपको मैंने 2 बताई है। अगर कोई एग्जाम्पल जो है, कोई सेंटेंस जो है वो हेयर से शुरू हो रहा है या फिर कोई सेंटेंस जो है वो देयर से शुरू हो रहा है, तो दोस्तों ध्यान रखना कि उस सेंटेंस का जो टेंस बनेगा वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। चलते हैं दोस्तों फटाफट से। जैसे जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, हेयर कम्स माय फ्रेंड। अब इसमें दोस्तों एक काम की बात जो है वो अपने को क्या ध्यान रखनी है, सेंटेंस का सब्जेक्ट माय फ्रेंड है, सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब सिंगुलर आएगा, लेकिन वो दोस्तों आएगा कहां पर, वो हमेशा आएगा उस सब्जेक्ट के पहले। सब्जेक्ट के नंबर पर ही डिपेंड करेगा, कर्ता के वचन पर ही डिपेंड करेगा वो कि सिंगुलर है या प्लूरल है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, वो V1 V5 इस रूल के अकॉर्डिंग आएगा तो कहां आएगा, सब्जेक्ट के पहले आएगा। यहीं पर मैंने यूज किया, अगर मैंने सेंटेंस को बोला हेयर कम, कम क्यों यूज किया, क्योंकि यहां सेकंड सेंटेंस के अंदर दोस्तों जो है वो मेरा सब्जेक्ट कौन होगा, फ्रेंड्स हो गया, इसलिए। ऑलराइट दोस्तों, बिल्कुल हम आगे चलते हैं। जैसे ही मैंने यहां पर बोला देयर गोज द बस, बस सिंगुलर, उसके अकॉर्डिंग गो की मैंने 5th वाली फॉर्म SES वाली फॉर्म को यूज किया। पहले वाले सेंटेंस का दोस्तों हिंदी मीनिंग अगर बताऊं तो मैं, ये लो मेरा दोस्त आ गया, सेकंड वाला मेरे दोस्त आ गए, और थर्ड सेंटेंस देयर गोज द बस, बस गई। ऑलराइट दोस्तों, चलिए सिंपल सिंपल सी बातें हैं। रूल नंबर 10 पे हायर लेवल में, रूल हालांकि बहुत छोटा सा है लेकिन काफी बार जो है दोस्तों हायर लेवल के एग्जाम्स के अंदर इस पे क्वेश्चन बना है, इसलिए। सो मेरे ख्याल से जो है वो इस रूल के अंदर परेशानी
नहीं होनी चाहिए कोई भी। चलिए दोस्तों, थोड़ा अगर बफरिंग हो रहा है दोस्तों, मे बी ड्यू टू वेदर, बैड वेदर कंडीशन, लेकिन दोस्तों इसमें ध्यान रखिए, आप इसको पेज को रिफ्रेश करिए, आराम से जो बफरिंग की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। बिल्कुल, काफी दोस्तों जो है वो आफ्टरनून के अंदर भी हुआ था, लेकिन जैसे ही व्यूअर्स ने पेज को रिफ्रेश किया था, लॉन्ग प्रेस करके डाउन ड्रॉप कर दीजिए उसको, आराम से वो जो है पेज वापस रिफ्रेश हो गया था। तो इसको दोस्तों बफरिंग नहीं होना चाहिए दोस्तों। रिफ्रेश करिए फटाफट से एक बार जरा आप लोग, अपने आप जो है मेरे ख्याल से समस्या सॉल्व हो जानी चाहिए ये। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आप सभी ने जो है वो रिफ्रेश कर लिया होगा। आई होप देर इज नो प्रॉब्लम ऑफ बफरिंग नाउ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को अब तो। यस, थम्स अप का मार्क आना शुरू हो चुका है, यानी कि मेरे ख्याल से जो है अब वो बफरिंग नहीं होना चाहिए। दोस्तों फटाफट चलते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो है रिफ्रेश करने से अपने आप प्रॉपरली जो है वो आ जाएगा वीडियो। थम्स अप्स के मार्क आने शुरू हो चुके हैं, यानी सबको प्रॉपरली आना शुरू हो चुका है। बिल्कुल, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फटाफट से हम नेक्स्ट टेंस की ओर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस जो है इसको जान लेते हैं अब हम फटाफट से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए। बिल्कुल दोस्तों, मैंने जो कहा था आपको, रिफ्रेश करिए पेज को, अपने आप जो है वो वापस से जो है वो रूल नंबर 1 लगा करके आगे चलता हूं मैं। सॉरी, रूल नंबर 1 लगा करके आगे चलता हूं। जैसे दोस्तों हमने कल सिंपल प्रेजेंट के अंदर जाना था कि भाई टाइम डिनोटिंग एडवर्ब्स, या हमने इसको बोला था एडवर्बियल्स, ऑलराइट। तो वो एडवर्बियल्स को लेकर के हमने प्रॉब्लम जानी थी, सॉरी सारे वर्ड्स जाने थे। आई थिंक देयर सम प्रॉब्लम। दोस्तों रिफ्रेश करिए एक बार, ऐसी समस्या जनरली आती नहीं है, फिर भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों मेरे ख्याल से कोई भी। ड्यू टू सम बैड वेदर कंडीशन आई कैन अंडरस्टैंड की हो सकता है, लेकिन आप इसको रिफ्रेश करते हुए चलिए टाइम टू टाइम। अगर जैसे ही आपको फील होता है कि हाँ बफरिंग हो रहा है, अगर रिफ्रेश करिए, क्योंकि यहां से दोस्तों ऐसी कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए बिल्कुल चलते हैं दोस्तों आगे। अब मैं आता हूं इसके रूल नंबर 1 की ओर। जैसे हमने कल जाना था प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, वहां हमने जाना था कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिंट देने वाले अपने पास में कौन कौन से एडवर्बियल्स थे, या फिर मैंने उसका एक सिंपल सा टर्म निकाला था कीवर्ड्स, हिंट देने वाले वर्ड्स, है ना। तो फिर यहां पर भी अपने पास में ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं जिससे अपने को हिंट मिलता है कि भाई हाँ पॉसिबिलिटी है कि ये सेंटेंस जो है हमारा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बन सकता है। चलिए दोस्तों, तो कौन कौन से हैं अपने पास में इस टेंस का हिंट देने वाले वर्ड्स? नाउ, राइट नाउ, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, और दीज डेज, इन दिनों। सेम वे एक और बनता है नाउ अ डेज, यानी कि सेम मीनिंग, इन दिनों एक और। एट द मोमेंट, दिस मोमेंट, इस पल, इस क्षण।
रिसेंटली माय डियर हम ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। ऑलराइट, कोलोकियल में बोलचाल के अंदर रिसेंटली को जो है वो यूज किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट कहलाएगा। ऑलराइट, चलते हैं आगे। दिस मोमेंट, इसके अलावा सेम वे जैसे मैंने बोला दिस मॉर्निंग, आज की सुबह। एग्जाम्पल सबके जो है दोस्तों मैं आखिरी में लिखवा दूंगा आराम से, डोंट वरी अबाउट इट। दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, करंटली वर्तमान में, एटसेट्रा। ऑलराइट दोस्तों, ओके, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल एग्जाम्पल्स, हाँ जी बिल्कुल। तो फिर बिल्कुल यहां पर जो है वो कंफ्यूजन अपने को नहीं रखनी है, जैसा मैंने आपको बिल्कुल बिल्कुल जैसा आपकी आपको मैंने बताया था। यस, एंड लकीर का फकीर दोस्तों अपने को नहीं रहना है, इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, कीवर्ड्स हैं, हिंट देने वाले वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स के सेंटेंस में आते ही अपने को सिर्फ एक हिंट मिलता है। जैसा मैंने आपको कल बताया था, हमको इसमें कभी भी लकीर का फकीर नहीं बनना है। अपने को ध्यान रखना है कि हाँ भाई ये टेंस जो है वो पॉसिबल है। ऑलराइट, चलता हूं दोस्तों आगे। मेरे ख्याल से सारे जो है वो अपने काम के जो वर्ड्स हैं हमने यहां पर जान लिए हैं, और इन पे एग्जाम्पल जो है वो एट दिस टाइम, एट द मोमेंट, बिल्कुल राइट होगा, कहीं गलती नहीं होगी। इसके अंदर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही माना जाएगा उसको। ऑलराइट दोस्तों, चलता हूं मैं आगे फटाफट से। इन सभी को जो है अब वो मैं एग्जाम्पल में यूज करने वाला हूं, इसलिए तो दोस्तों फटाफट से थम्स अप का साइन बना के भेजिए ताकि मुझे आइडिया मिल जाए कि आपने सबने जो है वो सारे वर्ड्स जान लिए हैं, एंड सबके जो है वो चीजें आपने इंपॉर्टेंट चीजें नोटिस कर ली होंगी। इसलिए एक बार और मैं जो है वो बता देता हूं आपको। नाउ, अभी, राइट नाउ का मीनिंग है इस समय, प्रेजेंटली वर्तमान में, एट प्रेजेंट का मीनिंग भी वर्तमान में, दीज डेज, नाउ डेज दोनों का दोस्तों मीनिंग होता है इन दिनों, एट द मोमेंट, दिस मोमेंट का मतलब होता है इस क्षण। उसके आगे दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग मतलब दोस्तों क्या निकलता है, अभी सुबह में या अभी शाम में। करंटली तो बहुत कॉमन है दोस्तों, मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि मुझे मालूम था कोई ना कोई जरूर पूछेगा मुझसे, इसलिए। एंड करंटली दोस्तों इसका मीनिंग दोस्तों होता है कौन सा, वर्तमान में। ओके, अब दोस्तों हम इनमें से कुछ एक एग्जाम्पल काम में ले लेते हैं। तो मूव करते हैं फटाफट से जो है वो हम इनके एग्जाम्पल्स, ताकि अपने को ध्यान रखने में परेशानी नहीं हो। मैंने बोला ही इज डूइंग हिज होमवर्क नाउ, वह अपना होमवर्क अभी कर रहा है। एक और मैंने बोला जैसे दे आर लिविंग इन दिल्ली दीज डेज। दोस्तों मतलब क्या निकला, वह अपना होमवर्क अभी कर रहा है। दे आर लिविंग इन दिल्ली दीज डेज, वे इन दिनों दिल्ली में रह रहे हैं। चलते हैं दोस्तों आगे। जैसे और मैंने एक और बोला कि भाई प्रेजेंटली वर्तमान में, आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन। हालांकि ये शब्द जो है वो मैंने आज आफ्टरनून वाले सेशन में भी काम में लिया था। सेंटेंस का दोस्तों हिंदी मीनिंग क्या निकला कि भाई वर्तमान में मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा हूं। ओके, चलते हैं दोस्तों आगे फटाफट से।
जो काम की बातें हैं हमने वो रूल नंबर 1 के अंदर कीवर्ड्स के अंदर बातें हमने जान ली है प्रॉपरली, इसलिए थम्स अप आना शुरू हो चुके हैं, यानी कि सबको जो है वो रूल नंबर 1 प्रॉपरली समझ में आ चुका है। जो हमारा रूल नंबर था दोस्तों 1, वो था कीवर्ड्स का हिंट देने वाले। इट इज रेनिंग हेवीली दीज डेज, सही है, कहीं गलती नहीं है, इन दिनों बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बिल्कुल। चलते हैं दोस्तों आगे नंबर 2 की ओर। सो मैं मूव करता हूं दूसरे नियम की ओर, जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। आईएनजी से भी तो पता चल जाता है कि टेंस का, माय डियर, वो आईएनजी वाली टेंस तो आपको ऑप्शन में देकर के पूछेगा। आप वर्ब की आईएनजी वाली टेंस से पता लगा रहे हो, वो आईएनजी वाली टेंस तो अपने को सेंटेंस के ऑप्शन, क्वेश्चन के ऑप्शन में लगी हुई मिलेगी अपने को। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, यस, एक सेंटेंस बना के भेजा है किसी व्यूअर ने, वी आर लर्निंग ग्रामर दिस इवनिंग। सेंटेंस करेक्ट है, सेंटेंस अच्छा है बहुत, बिल्कुल। चलते हैं दोस्तों आगे, मूव करता हूं दोस्तों। नंबर 2 के अंदर मेरे पास जो रूल है वो क्या कहता है, द रूल सेज कि दोस्तों कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको हम जनरली आईएनजी वाली फॉर्म में, यानी कि कौन सी वाली, प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म, यानी कि कौन सी वाली, फोर्थ फॉर्म जो होती है, कुछ वर्ब्स जो जनरली आईएनजी वाली फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म यानी कि कंटिन्यूअस वाली फॉर्म यानी कि V4 वाली फॉर्म जो है, उसमें उन वर्ब्स को हम यूज नहीं करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, चलते हैं आगे। तो वो वर्ब्स कौन कौन सी हैं, फटाफट से अपना पेन उठा लो और नोट करना शुरू कर दो। लाइन ऊपर की क्या बनेगी कि ए फ्यू वर्ब्स आर generally not used in their progressive form। प्रोग्रेसिव से दोस्तों मेरा मतलब क्या है यहां पर कहने का, ये वाला V4 वाली फॉर्म में हम कुछ वर्ब्स को काम में नहीं लेते हैं। इंस्टेड, इसके बदले, दोस्तों मैं पूरी लाइन इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको भी इस चीज की हैबिट पड़े, लाइन को पढ़ना, लाइन को समझना कि वहां पर क्या बात जो है सर ने लिखी है वहां पर, इसलिए ओके बिल्कुल। अरे उस पे आ रहा हूं, सीइंग वाले पे। पहले जो बात समझाई है मैंने यहां पर उसको समझने की कोशिश करो। लाइन क्या कह रही है अपने को, ए फ्यू वर्ब्स आर जनरली नॉट यूज्ड, कुछ क्रियाओं को सामान्यतः हम उपयोग में नहीं लेते हैं। कहां नहीं लेते हैं, किस में नहीं लेते हैं, इन देयर प्रोग्रेसिव ऑब्लिक V4 वाली फॉर्म में कुछ क्रियाओं को हम जो है वो आईएनजी वाली फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। अगर V4 वाली फॉर्म में उन वर्ब्स को हम यूज नहीं करते हैं तो फिर किस में करते हैं, उसी को मैंने नीचे मेंशन किया यहां पर कि भाई इंस्टेड, इसके बजाय, इसके बदले, दे आर यूज्ड इन, मैं एकदम शॉर्ट में लिखता हूं सिंपल तरीके से, V1 ऑब्लिक V4 फॉर्म्स। अगर उनको हम आईएनजी वाली फॉर्म में यूज नहीं करते हैं तो फिर कौन से में, मैंने स्टार लगा के मेंशन कर दिया, इंस्टेड, इसके बदले हम उसको किस में यूज करते हैं, दे आर यूज्ड इन V1 ऑब्लिक V5 फॉर्म। उन क्रियाओं को हम या तो V1 वाली फॉर्म में यूज करना सही समझते हैं या फिर कौन सी वाली, SES वाली फॉर्म में उनको हम यूज करना सही समझते हैं, मोर एप्रोप्रिएट समझते हैं, सूटेबल समझते हैं। अब मैं आता हूं उस लिस्ट के ऊपर। वो लिस्ट दोस्तों कौन सी वाली है, जो हमेशा मुझे बोलते थे कि सर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, डोंट वरी। तो जो दोस्तों रूल नंबर 2 कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारी फिर वो सारी वर्ब्स कौन कौन सी हैं जिनको हम आईएनजी वाली फॉर्म में यूज ना करके V1 या V5 वाली फॉर्म में यूज करना ज्यादा उपयुक्त समझते हैं, उनको जानते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली माय डियर, V1 ऑब्लिक V5 कौन कौन सी हैं उनको जानते हैं। सी, हेयर, फील, स्मेल, थिंक, होप, बिलीव,
अंडरस्टैंड, seem, appear, love, hate, like, dislike, etc. सो दोस्तों लिस्ट पूरी यहां पर आपके सामने है। टेस्ट भी इसी का ही वर्ड है बिल्कुल। चलिए, कौन कौन से दोस्तों वर्ब लिखवाई आपको मैंने, जो मुझे लगता है कि हाँ भाई ये तो कम से कम अपने को जानना जरूरी है। सी, हियर, HEAR, फील, महसूस करना, कॉमन कॉमन से वर्ड्स सारे के सारे, मेरे ख्याल से सबको इन वर्ड्स का मीनिंग मालूम होगा। स्मेल, थिंक, होप, विश, अंडरस्टैंड, सीम, अपीयर, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक। ओके दोस्तों, यहां तक की कहानी सबको समझ में आई या नहीं आई? फटाफट से थम्स अप का साइन बना के भेजिए, ताकि मैं इनको जो है वो क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम के अंदर वो बता सकूं, और उसमें करेक्शन क्या होना चाहिए उसको मैं फटाफट से एक्सप्लेन कर सकूं। चलिए दोस्तों फटाफट से, एक तो जो बंधु भाई लोग जो है वो जुड़ते हैं क्लास के बीच के अंदर, फिर पूछते हैं सर क्लास कब से चल रही है। क्लास को टाइमिंग देखकर अटेंड किया करो दोस्तों। स्टार्टिंग में ही हर चीज जो है वो विदिन 2 मिनट्स के अंदर जो है क्लास शुरू होते ही समझा देता हूं, हर बात को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो उसको बार बार अगर रिपीट करूंगा फिर मैं, तो वहां पर बाकी जो स्टूडेंट्स मेरे हैं जो स्टार्टिंग से मेरे से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, फिर वो इरिटेट हो जाते हैं। इसलिए चलिए दोस्तों, सबका थम्स अप का साइन आ चुका है, तो हम फटाफट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमको इसमें इस रूल नंबर 2 के ऊपर क्वेश्चंस कैसे बने हुए मिलते हैं उनको बताता हूं पहले मैं। जैसे मैंने बोला आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, सेंटेंस गलत है। रूल नंबर 2 को फॉलो करते हुए इस सेंटेंस को गलत माना जाएगा। एंड प्रॉपर या करेक्ट सेंटेंस दोस्तों क्या होना चाहिए? आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी परेशानी, समस्या समझ रहा हूं। ऐसा भले ही हम हिंदी में कहते होंगे, लेकिन इंग्लिश में दोस्तों उसको कहने का बेटर तरीका कौन सा है? तरीका है आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। ऑलराइट दोस्तों, चलता हूं मैं आगे। एक और एग्जाम्पल इसको हम ले लेते हैं इसमें। आई एम नॉट बिलीविंग यू, गलत होगा। इसके बदले हमको दोस्तों क्या करना होगा? बोल रहा है नियम की हमको इनको यूज करना होगा सिंपल प्रेजेंट के टेंस के अंदर, तो नेगेटिव के अंदर दोस्तों फिर अब यहां पर क्या हो जाएगा? डोंट बिलीव यू, सेंटेंस राइट माना जाएगा। इस कंसेप्ट के ऊपर दोस्तों एक क्वेश्चन और बना है, उस एग्जाम्पल को देता हूं आपको मैं। आई एम हियरिंग ए नॉइज आउटसाइड। एक बार तो सेंटेंस ऐसा बना हुआ आया था कि मैं बाहर से आवाजें सुन रहा हूं, ऑलराइट, लेकिन सेंटेंस में गड़बड़ी क्या हुई? सेंटेंस को गलत माना गया, और उस सेंटेंस के अंदर दोस्तों उस सेंटेंस में करेक्शन कहां पर होना था? सेंटेंस में करेक्शन होना था आई हियर ए नॉइज आउटसाइड। बेटर सेंटेंस ये बनेगा दोस्तों, द जज इज, यहां पर मैं स्टार लगा करके नोट लगा देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि हां भाई यहां पर कोई ना कोई नई बात जानने को मिल रही है। द जज इज हियरिंग द केस। हम सोच रहे होंगे कि हियर वाला वर्ड तो जो है वो गलत है, गलत है, लेकिन दोस्तों यहां जो लास्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा है
वहां उस सेंटेंस के अंदर हियर का जो दोस्तों है मामला थोड़ा डिफरेंट है। इसलिए क्या जानना जरूरी है दोस्तों, बफरिंग हो रहा है वो बैड वेदर कंडीशन की वजह से हो सकता है। आप जैसे ही बफरिंग होता है उसको फटाफट से रिफ्रेश कर लीजिए, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसलिए बिलीव के साथ नो प्रेपोजिशन इसलिए क्योंकि जिस बात पर, यहां तो पर्सन दिया हुआ है, इसलिए मैंने बिलीव के साथ में, बिलीव के बाद में प्रेपोजिशन का यूज नहीं किया है। डोंट क्यों लगाया है मेरे बंधु? क्योंकि सेंटेंस को यूज करना है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसलिए। ऑलराइट, चलते हैं दोस्तों आगे। जो मेरा लास्ट वाला एग्जांपल था, द जज इज हियरिंग द केस। हमें लग रहा होगा दोस्तों कि हियर यहां वाली कहानी को देखते हुए शायद ये गलत होगा लास्ट वाला एग्जांपल मेरा। नहीं, जो हमारा लास्ट वाला एग्जांपल दोस्तों है, इट्स कंप्लीटली ग्रामेटिकली करेक्ट। ध्यान रखिएगा इसको। क्यों? कारण क्या है दोस्तों इसका? कारण यह है, जब हियर वर्ड को सुनना वाले केस में काम में लिया जाए, तब ध्यान रखिएगा उसे हमें हमेशा V1 या फिर V5 वाली फॉर्म में काम में लेना है। लेकिन जो लास्ट वाला सेंटेंस है वहां पर सुनना वाले सेंस में बात नहीं हो रही। यहां पर किस बारे में बात हो रही है? यहां पर सुनवाई के अर्थ में बात हो रही है कि जज जो है वो केस सुन रहा है। नो, जज जो है वो केस की सुनवाई कर रहा है। तो दोस्तों जब भी इस हियर वर्ड को, इस क्रिया को सेंटेंस के अंदर सुनवाई वाले केस में काम में लिया जाए, तो उस केस में ध्यान रखिएगा, अगर वो V4 वाली के फॉर्म में काम में लिया जा रहा है तो राइट होगा, गलत नहीं होगा सेंटेंस हमारा। ऑलराइट, द जज, जैसे मैंने बोला कि द जज हर्ड द केस, अब वहां पर क्या आप गलत ठहराओगे उस सेंटेंस को? नहीं, सेंटेंस मेरा राइट होगा। टेंस चेंज हो गया। जो मेरा रूल नंबर 2 था वो दोस्तों कह रहा था कि कौन सा, कि भाई आईएनजी वाली फॉर्म में इन वर्ब्स को यूज करने के बजाय हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं मोर सूटेबल उनको V1 या फिर V5 वाली फॉर्म में यूज करना। ऑलराइट दोस्तों, चलते हैं। यस, आई गॉट इट। बिल्कुल, इसमें अपने को सिंपल सिंपल सी बातों का ध्यान रखना है। हालांकि इसकी लिस्ट तो दोस्तों बहुत लंबी है, लेकिन अपने को जो आपको मैंने लिस्ट लिखवाई है उस पे थोड़ा ध्यान प्रॉपरली रखिएगा। क्यों? क्योंकि इन वाली वर्ब्स को जो आपको लिखवाई है मैंने, उन पे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली बने हैं हायर लेवल पर। 10+2 लेवल पे दोस्तों इन पे क्वेश्चन नहीं बना है, इसका ध्यान रखिएगा। लिस्ट दोस्तों बहुत लंबी है, कम से कम 30+ वर्ब्स हैं, जो मैं मानता हूं कि शायद इतने लंबी लिस्ट जो है अपने वो काम की नहीं होगी। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। चलते हैं दोस्तों आगे फटाफट से। दोस्तों जो है वो इस वाले रूल को मैं पूरा समराइज कर देता हूं कि भाई कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको हम आईएनजी वाली फॉर्म में यूज करने के बजाय इंस्टेड हम उनको यूज करना बेहतर समझते हैं। किसके अंदर? V1 या फिर V5 वाली फॉर्म के अंदर उनको हम यूज करना एप्रोप्रिएट या सूटेबल समझते हैं। ऑलराइट दोस्तों, यहां तक की कहानी रूल नंबर 2 की थी। इस वाली बात को ध्यान रखिएगा। चलता हूं मैं आगे फटाफट से। आगे बढ़ते दोस्तों फटाफट से, थम्स अप आना शुरू हो चुके हैं। मैं मूव करता हूं रूल नंबर 3 की ओर। सो दोस्तों मेरा रूल नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा अब जनरली हमको बुक्स में देखने को नहीं मिलता, बट आई बिलीव कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा काम का बनता है। तो दोस्तों वो रूल क्या है? रूल है मेरा अनफेवरेबल हैबिट्स। अब दोस्तों ये रूल क्या है? अनफेवरेबल हैबिट्स। ये अगर मैं समझाऊं आपको, हेडिंग अपने को काफी बुक्स के अंदर यही लिखी हुई मिलती है कि भाई अनफेवरेबल हैबिट्स का रूल कहां मिलेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मिलता है अपने को। लेकिन यहां पर अब इसको अगर मैं समझाऊं एकदम कॉमन मैन के हिसाब से, तो यहां पर अपने को जानना क्या जरूरी है? इसको अगर मैं समझाऊं कॉमन मैन के अकॉर्डिंग, तो फिर ध्यान रखना, नेगेटिव हैबिट्स, नकारात्मक आदतों को दर्शाने के लिए, नेगेटिव हैबिट्स को शो करने के लिए, अगर मैं इसी को इक्वल टू कर दूं किसके हिसाब से?
कि भाई नेगेटिव हैबिट्स को जब भी बताया जाता है, क्योंकि दोस्तों मैं अभी मुद्दे पर आऊंगा, हैबिट्स से जुड़ी हुई बात जो है दोस्तों हमने वो कल पढ़ी है सिंपल प्रेजेंट के अंदर, इसलिए दोनों चीजें कंफ्यूज करेंगी। इसलिए उससे पहले यहां जो बात कही जा रही है मैं उसको पहले डिस्कस कर लेता हूं। अनफेवरेबल हैबिट्स, दैट मीन्स नेगेटिव हैबिट्स, यानी कि नकारात्मक आदतें, ऐसी हैबिट जो नेगेटिव क्वालिटी को शो करती हैं किसी पर्सन की, उनको शो करने के लिए हमेशा हम टेंस कौन सा यूज करते हैं? वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दोस्तों हमने कल एक रूल पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट के अंदर, वहां पर वो नियम क्या कह रहा था? हैबिट को शो करने के लिए हम यूज करते हैं ऑलवेज नेवर का, और वो भी किसके अंदर? सिंपल प्रेजेंट के अंदर। याद आ गया? जैसे जैसे मैंने बोला ही ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आता उसी पे मैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा शी ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दोस्तों दोनों की कंसेप्ट्स के अंदर कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मेरे को दोनों चीजें साथ में लेकर के चलनी है, और उसको थोड़ा सा पेशेंस रख करके समझिएगा मैं क्या किस पॉइंट पर आने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने एग्जाम्पल लिखा शी ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, की सेंटेंस का हिंदी दोस्तों मीनिंग क्या निकलता है? कि वह हमेशा सुबह को जल्दी उठती है। ये दोस्तों क्या शो कर रहा है? ये सेंटेंस दोस्तों जो है वो सेंटेंस मेरे को एक जनरल हैबिट के बारे में बात कर रहा है। इसके अंदर भी हैबिट के बारे में बात हो रही है, लेकिन किसी सामान्य रूप से कोई हैबिट को, किसी आदत को दर्शाने के बारे में बात हो रही है। तब हमने कल जाना था कि भाई जनरली किसी हैबिट के बारे में जब हम बात करते हैं तब तो हम ऑलवेज या नेवर वाला, जैसे हमने कल एग्जाम्पल जाना था कौन सा वाला? शी ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, ही नेवर टेल्स अ लाई। याद आ गया? तो वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलती है, वह हमेशा सच बोलता है। दोस्तों ये वाली कहानी तो थी हमारी कौन सी वाली? जनरल हैबिट वाली। सो पूरे रूल का जो समरी है मैं उस पे आता हूं। द रूल सेज कि अगर किसी जनरल हैबिट के बारे में बात की जा रही हो तब तो अपने को स्ट्रक्चर रखना है हमेशा किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये रहा यहां पर। ऑल राइट, लेकिन रूल नंबर 4 मेरा यहां पर अनफेवरेबल हैबिट्स, इसी का दूसरा नाम मैंने बोला नेगेटिव हैबिट्स। इसी का मैंने हिंदी में बताया था क्या चीज? जब किसी नकारात्मक विशेषता के बारे में, किसी व्यक्ति के किसी आदत के बारे में बात की जा रही हो, तब वहां पर अपने को ध्यान रखना है कि फिर उस केस में, इन दोनों वाले केस में, हालांकि दोनों का मतलब तो एक ही है, नेगेटिव हैबिट के बारे में बात हो रही हो जब भी, तब वहां पर क्या होगा? वहां पर उस केस में स्ट्रक्चर बनेगा कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे मैंने इसी को बोला कि भाई वह हमेशा सुबह जल्दी उठती है, मैंने इसी को अगर लेट उठने के बारे में बात करूंगा तो नेचुरल सी बात है दोस्तों, वो क्या होगा? वो एक नेगेटिव हैबिट को शो करेगा। जैसे यहां पर शी इज ऑलवेज गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। मेरे ख्याल से आपको जो है दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा अब तक। तो फर्स्ट सेंटेंस हमको दोस्तों जनरल हैबिट को शो कर रहा था, ऑलराइट, एंड सेकंड वाले सेंटेंस दोस्तों क्या बात हो रहा है? लेट उठने के बारे में बात हो रही है। लेट अगर दोस्तों उठ रहा है तो नेचुरल सी बात है क्या होगा? वो एक नेगेटिव किसी हैबिट को दर्शाता है। अगर वो नेगेटिव हैबिट को शो कर रहा है तो उस केस में हमें इस स्ट्रक्चर को हमेशा फॉलो करते हुए चलना है। ये दोस्तों जो वाक्य है मेरा, वो अब किसी सामान्य आदत को न दर्शा करके एक नकारात्मक आदत को दर्शाएगा। नॉट का यूज नहीं होगा, नेगेटिव स्ट्रक्चर थोड़ी ना है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ी ना नेगेटिव है, सेंटेंस का सेंस निकल रहा है, वो शो कर रहा है कि भाई ये नेगेटिव हैबिट के बारे में बात कर रहा है। ऑल राइट, आई होप दोनों में अंतर पकड़ में आ गया होगा, डिफरेंस पकड़ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल मैं यूज करता हूं, ही इज ऑलवेज कमिंग लेट इन द स्कूल।
अब दोस्तों यहां पर वापस से जो है वो बात किस बारे में हो रही है, लेट बोलने के बारे में बात हो रही है, लेट आने के बारे में बात हो रही है। तो यहां पर नेचुरल सी बात है, स्कूल में लेट आना अपने आप के अंदर एक नेगेटिव हैबिट को शो करता है, इसीलिए यहां पर क्या मैंने यूज किया, इज आर एम, जो भी होना चाहिए वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। इज आर एम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आगे ऑलवेज रहेगा, एंड जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा अपने आईएनजी फॉर्म में ही काम में ली जाएगी। ऑलराइट, चलते हैं दोस्तों आगे। जैसे जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल काम में लिया, यू आर ऑलवेज टेलिंग लाइज। इस सेंटेंस में वापस से दोस्तों कौन सी वाली बात हो रही है, इस सेंटेंस में वापस से वही कहानी काम में ली जा रही है। झूठ बोलना अपने आप के अंदर क्या है दोस्तों, एक नेगेटिव हैबिट को शो करता है, इसीलिए क्या होगा, यहां पर भी इज आर एम ऑलवेज आईएनजी वाली फॉर्म में ही इसको हमें रखना होगा। ऑलराइट, चलता हूं मैं। यहां पर एक काम की बात जो है वो मुझे बतानी जो जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूं। सब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर दोस्तों यहां पर हम काम में ले रहे हैं वो आपको मैं उसके बारे में बता देता हूं। ये दोस्तों जो है वो अपने को स्ट्रक्चर नेगेटिव हैबिट को शो करने के लिए काम में यूज में लेना है। सेकेंड रूल में डाउट है, समझना है, क्योंकि दोस्तों वहां पर वो वर्ब्स जो है वो किस सेंस में काम में ली जा रही हैं उस पे डिपेंड करता है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे कि सुनना तो फिर वहां पर V1/V5 में काम में लेना है, लेकिन अगर सुनवाई करना तो फिर वहां पर अपने को उसको आईएनजी फॉर्म में अगर काम में लेते हैं, यूज में लेते हैं, तो भी सेंटेंस राइट होगा। ऑलराइट, माय डियर, E.G. का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। ये फ्रेंच भाषा से लिया हुआ वर्ड है। E.G. का मतलब होता है, पूरा फुल फॉर्म होता है एग्जम्पली ग्रेशिया, EXEMPLI एंड GRATIA। एग्जम्पली ग्रेशिया होता है इसका मीनिंग, एंड इसका हिंदी फुल फॉर्म होता है एग्जम्पली ग्रेशिया, एंड इसका मीनिंग होता है दोस्तों क्या चीज, उदाहरण के तौर पर। बिल्कुल ईजी का मैंने आपको बता दिया है। आई होप यू हैव गॉट द मैसेज नाउ, आपको मालूम चल चुका है व्हाट आई वांट टू से। चलते हैं दोस्तों आगे। नंबर 5 की और दोस्तों रूल नंबर 3 हमारा, शायद से हमने 3 करा है 4 करा है दोस्तों, हमने रूल नंबर 3 कवर कर लिया है। नेक्स्ट मैं मूव करता हूं फटाफट से आगे रूल नंबर 4 की ओर। सो दोस्तों रूल नंबर 4 मेरा कौन सा है, जो अपने को कल भी कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन अपने को कंफ्यूज नहीं होना है फ्यूचर एक्शंस को दोस्तों शो करने के लिए भी। ऑलराइट, हम मूव दोस्तों करते हैं आगे। नंबर 4 कौन सा, फ्यूचर एक्शंस को शो करने के लिए भी। जैसे दोस्तों एग्जाम्पली ग्रेशिया, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया, GRATIA, शॉर्ट में हम इसे कहते हैं E.G. क्योंकि ये बात काफी लोगों को मालूम नहीं होगी, इसलिए मैंने इसको लिखना और थोड़ा सा वहां से डाइवर्ट करना क्लास को जरूरी समझा। एग्जाम्पली ग्रेशिया शॉर्ट में कहते हैं E.G. और दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग होता है क्या चीज, उदाहरण के तौर पर। ऑलराइट, मैं दोस्तों आगे चलता हूं फटाफट से रूल नंबर 4 की ओर दोस्तों बढ़ते हुए चलते हैं हम आगे। चलिए दोस्तों, कल हमने पढ़ा था कि भाई सिंपल प्रेजेंट का भी जो दोस्तों यूज होता है वो फ्यूचर के एक्शंस को शो करता है, लेकिन थोड़ा सा सबको रखना सेपरेट। एक तो हमने टेंस के दोस्तों बेसिक में पढ़ा था कि कोई भी भविष्य के सामान्य घटना को दर्शाना हो, किसी भी सिंपल एक्शन को जब हम शो करते हैं फ्यूचर के अंदर, तब हम यूज करते हैं हमेशा सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर का सिंपल एक्शन तब तो कहां गया, वो चला गया सिंपल फ्यूचर के अंदर।
कल दोस्तों हमने पढ़ा था कौन सा, कल हमने पढ़ा था एक कि भाई अगर फ्यूचर का कोई प्लान्ड एक्शन शो करना हो, कोई भी शेड्यूल्ड एक्शन शो करना हो, यानी कि भविष्य का कोई भी नियोजित जिसकी हमने प्लानिंग पहले से ही करके रख ली हो, उस वाले एक्शन को शो करना हो, तब हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट का। और यहां पर दोस्तों कौन सा है, यहां पर वापस से कहानी कौन सी आएगी, सिंपल फ्यूचर एक्शन को शो करने के लिए भी हम जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। वेट, हैव पेशेंस, आई विल एक्सप्लेन, बताऊंगा मैं कैसे, समझना। जैसे द मूवी इज रिलीजिंग दिस फ्राइडे, बिकॉज दोस्तों इसका रीजन क्या है, रीजन दोस्तों ये है कि आप ऐसे ही सेंटेंस हिंदी के अंदर भी बोलते होंगे, शायद ही आपने कभी गौर किया होगा। आप नहीं बोलते पिक्चर कब रिलीज हो रही है, पिक्चर कब रिलीज हो रही है, मतलब कि रहा है, रही है, रहे हैं वाला आप स्ट्रक्चर बना रहे हो हिंदी के अंदर, लेकिन बात कर रहे हो फ्यूचर के बारे में। तो मैंने मेरे फ्रेंड से बोला कि भाई ये मूवी कब रिलीज हो रही है, स्ट्रक्चर काम में ले रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, लेकिन बात कर रहा हूं भविष्य के बारे में कि भाई फ्यूचर में कब रिलीज हो रही है। मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि भाई ये पिक्चर, ये मूवी जो है वो इसी शुक्रवार को रिलीज हो रही है। मतलब वापस से क्या हुआ, मेरे फ्रेंड ने भी मुझे जवाब दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर का ही यूज करके, लेकिन बात किस बारे में करी उसने, भविष्य के बारे में। तो वही कंसेप्ट को मैंने जोड़ा कि वही सेम दोस्तों बात जो हो रही है वो यहां हो रही है। ऑलराइट, जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोन करके बोला भाई घर कब आ रहा है। ऑलराइट, फ्रेंड्स ने, मेरे पेरेंट्स दोस्तों क्या बोला मेरे को कि भाई घर कब आ रहा है, आ रहा है, स्ट्रक्चर कौन सा बनाया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, लेकिन बात कब के बारे में कर रहे हैं मेरे पेरेंट, फ्यूचर में, कि भाई भविष्य में जो है वो घर कब आने के बारे में बात हो रही है। सब सेम वे मैंने बोला कि भाई डियर मॉम मैं जो है वो नेक्स्ट वीक आ रहा हूं। नेक्स्ट वीक आ रहा हूं का मतलब क्या हुआ, वापस से स्ट्रक्चर मैंने वही रहा है, रही है वाला यूज किया, लेकिन बात कब के बारे में करी, बात हमने करी फ्यूचर के बारे में। सेम दोस्तों वही की यहां पर कहानी जो है वो यहां पर है। ऑलराइट, सो आई होप सबको कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। मैंने बोला ही इज कमिंग होम नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह जो है वो घर आ रहा है। विच मूवी इज रिलीजिंग दिस फ्राइडे, इस फ्राइडे को कौन सी मूवी रिलीज हो रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली डियर, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुल मिलाकर फ्यूचर के एक्शंस को शो करने के लिए हमारे पास में 3 टेंसेस होते हैं। पहला कौन सा, पहला सिंपल फ्यूचर, सेकंड जाना हमने कल प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन वो कौन से केस के अंदर, प्लान्ड एक्शन के अंदर, एंड अगेन जो हमने अभी जाना कौन सा वाला, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहां पर भी फ्यूचर का जनरल एक्शन को शो करता है वो। अगर यहीं पर मेरा जो है वो प्लान्ड एक्शन होता, दोस्तों लैंग्वेज है, कंफ्यूज नहीं होना है, जिस रूप में जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया गया है वहां से उसका मीनिंग निकालो। मैंने बोला माय ब्रदर कम्स टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, मतलब क्या हो गया, प्लान किया हुआ है। मैंने वहीं पर बोला माय ब्रदर इज कमिंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, मतलब क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो गया। माय ब्रदर विल कम टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, सिंपल फ्यूचर का हो गया, लेकिन मीनिंग सेंसेस उसकी जो है वो अलग अलग काम करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, आई होप ये जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के अंदर, 3 एंगल्स को लेकर के आपको मैंने फ्यूचर का जो है वो सेंस एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन नाउ। ऑलराइट, चलते हैं दोस्तों आगे। मैं फटाफट से अब जो है वो क्लास का समय बिना खराब किए आगे चलता हूं। आज जो है वो कुछ लोग जो हैं जो हमेशा प्रॉम्प्टली आंसर देते थे, वो थोड़ा सा आज मुझे नर्वस लग रहे हैं दोस्तों। इसमें मुझे पता है इस वाले टेंस के अंदर कंफ्यूजन होता ही होता है, इसलिए इसको मैंने बेसिक से नहीं जोड़ा। गॉट इट नाउ? इसलिए मैंने जब बेसिक पढ़ा रहा था, मुझे मालूम है कि बेसिक जिसको नहीं आता है वो उस समय उस वाली क्लास को अटेंड करेगा,
लेकिन जब मैं आ रहा हूं हायर लेवल पे दोस्तों, मुझे मालूम है कि अगर मैं उस समय ही बेसिक जब करा रहा था, उस समय अगर मैं ये वाली भारी भारी बातें अगर समझाने लगता, तो जिसको बेसिक ही नहीं आता वो क्लास से ऊब करके चल चुका होता, उसने पक्का जो है वो चैनल या वीडियो बंद कर दिया होता। इसीलिए अब जो हायर वाली बातें दोस्तों हैं यहां पर मैंने बतानी शुरू करी हैं। एंड आई नो कि इन वाली चीजों के दोस्तों, जो मैंने मंडे को पढ़ाया, जो मैं आज पढ़ा रहा हूं, सॉरी जो मैं सैटरडे को पढ़ाया, जो आज पढ़ा रहा हूं, उसमें कंफ्यूजन आई नो होता है, लेकिन इसको हम थोड़ा और डीपली कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि रूल कवर हो गया बात खत्म, नहीं, इस पे हम और डीपली बात करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। ऑलराइट दोस्तों, तो कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन की गुंजाइश मेरे साइड से मैं आपके दिमाग में आने नहीं दूंगा। ऑलराइट, चलते हैं आगे। मैं फटाफट से जो है वो एक और टेंस को कवर कर लेता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर के। प्रेजेंट परफेक्ट में दोस्तों यहां पर वापस से जो है वो मामला किस चीज का आया कि भाई जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था, तो वहां पर हमने देखा था कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर उसकी पहचान क्या थी? पहचान थी उसकी से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ऑलराइट, तो वो से रहा है, से रही है, से रहे हैं को शो करने के लिए हमने कौन से दो शब्दों का, कौन से दो वर्ड्स को हमने यूज में लिया था? हमने लिया था पहला सिंस और दूसरा कौन सा? फॉर। ऑलराइट, तो ये सिंस और फॉर को हमने टाइम को शो करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर काम में लिया था। तो क्या मैं इसका कंक्लूजन ये निकाल दूं कि प्रेजेंट टेंस के अंदर सिंस और फॉर का यूज हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही होगा क्या? लिसन टू मी वंस अगेन, मैं फिर से बता रहा हूं कि हमने सिंस और फॉर को पूरे प्रेजेंट टेंस के अंदर कहां पढ़ा था? हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर सिंस फॉर आते हैं। तो दोस्तों क्या इसका मैं कंक्लूजन ये निकाल लूं कि भाई सिंस और फॉर जो है वो केवल हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही आएंगे? प्रेजेंट के 4 टेंसेस बनते हैं, चारों के अंदर सिंस और फॉर क्या हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही आएंगे? यस और नो? मेरा सवाल यह है कि सिंस और फॉर जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं वो क्या केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही आएंगे प्रेजेंट टेंस के चारों टेंसेस में? सब बोल रहे हैं सिंस फॉर, बिल्कुल हाँ जी सर होता है, ये होता है, बिल्कुल बिल्कुल। ये मी माइन माय वाला दोस्तों ये जो है मामला आपका मैं निपटाऊंगा प्रोनाउंस के अंदर। चलिए अब जवाब आना शुरू हुए हैं। नो सर नहीं, नहीं आते। चलिए देखते हैं उसको। मैं पहले इसका जो बेसिक वाला है उसको पहले कवर कर लेता हूं, ताकि जो सिंपल सा नियम है उसके बारे में, रूल नंबर 1, क्योंकि मेरे ख्याल से आज थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट चला है लेवल पे मामला एक। अरे वो तो मैं जानता हूं कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर या सिंस ऑफ टाइम के लिए सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस होता है। मैं उसके आगे वाली बात कर रहा था। मेरा सवाल आज का ये था कि क्या प्रेजेंट टेंस के चारों टेंसेस के अंदर सिंस और फॉर हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही आएंगे? इसके अलावा इसकी प्रेजेंट के चारों टेंसेस में से किसी और टेंस में यूज होना पॉसिबिलिटी है या नहीं है? ऑलराइट, इस पे सोचिएगा आराम से। काफी लोगों ने यस भी बोला है। जो यस बोल रहे हैं उसको इस बात को अच्छे से शांति से सोचिएगा जो मेरा सवाल था। मैं फटाफट दोस्तों जो है वो शुरू करता हूं रूल नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इस टेंस के दोस्तों कौन कौन से हैं वो कीवर्ड्स हमारे, उन्हें जान लेते हैं फटाफट से जरा हम। जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, कुछ हमारे कॉमनली काम में लिए जाने वाले हैं इसके एडवर्बियल्स। ऑलराइट, जैसे जैसे मैंने बोला ही हैज जस्ट रिटर्न्ड होम, वह अभी अभी घर लौटा है। इस सेम एग्जाम्पल में दोस्तों अगर मैं जस्ट को रिमूव करके
अगर मैं रिप्लेस करता हूं जस्ट नाउ से, तब भी मेरा सेंटेंस का दोस्तों स्ट्रक्चर जो होगा वो यही रहेगा। ऑलराइट, इसके अलावा जैसे मैंने बोला, आई हैव ऑलरेडी read this novel। मैं यह नॉवल पहले ही पढ़ चुका हूं। ऑलराइट, बिल्कुल, ऑलवेज नेवर यहां पर भी आ सकता है, कहीं कोई गलती नहीं है। शी हैज ऑलवेज वॉन द फर्स्ट प्राइज, यहीं पर इसको मैं ऐड कर लेता हूं, कहीं पर भी कोई गलती नहीं होगी। हालांकि इसके बारे में हमें कुछ और बातें भी जानना जरूरी है, जानेंगे उनको, डोंट वरी। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल दोस्तों, आई हैव ऑलरेडी रेड दिस नॉवल, मैं यह नॉवल पहले ही पढ़ चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी डन माई होमवर्क। द फिल्म, द मूवी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड। स्ट्रक्चर दोस्तों ऐसे बनेगा। दोस्तों एक चीज जो यहां पर इन दोनों बातों को लेकर जानना जरूरी है, मैं फटाफट से उस पे मूव करता हूं। मैंने बोला दोस्तों लैंग्वेज है, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। भाषा है दोस्तों, तो भाषा का, लैंग्वेज की डाइवर्सिटीज बहुत सारी है, इसलिए। ऑलराइट, एक मैंने बोला ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, और एक चीज मैंने बोला he has always spoken the truth। दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर मैंने ऑलवेज यूज में लिया है, यस आई नो। दोनों एग्जाम्पल्स दोस्तों मैंने जो है ऑलवेज को यूज किया है, लेकिन दोनों का जो टेंस का स्ट्रक्चर है दोस्तों, उसको जरूर ध्यान से देखिए एक बार जरा। फर्स्ट वाले सेंटेंस के अंदर दोस्तों मैंने सिंपल प्रेजेंट का जो है वो स्ट्रक्चर बनाया है, एंड दोस्तों सेकंड वाले में दोस्तों क्या हुआ, सेकंड वाले के अंदर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बनाया है। लेकिन दोनों का दोस्तों फिर वो मामला क्या निकलता है, येट वाले पे भी आऊंगा, डोंट वरी। दोनों में दोस्तों ग्रामेटिकली बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। दोनों ही दोस्तों वाक्य जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट हैं, कहीं पर भी कोई भी इसमें कंफ्यूजन हमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर दोनों, ऑलवेज मैंने दोनों में काम में लिया। ये ऑलवेज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी कीवर्ड है, ऑलवेज नेवर जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का भी कीवर्ड है। तो फिर कैसे यहां पर मामला होगा, बिल्कुल एवर, सो फार, ये भी इसके कीवर्ड बनते हैं, डोंट वरी। अब यहां पर दोस्तों जो काम की बात है वो क्या है कि ये वाला जब हम ऑलवेज और नेवर को यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर के अंदर, तब तो वहां पर वो एक जनरल हैबिट को शो करेगा कि भाई वह हमेशा जो है वो सच बोलता है, सच कहता है। लेकिन जो हमारा दोस्तों सेकंड वाला एग्जाम्पल है, ही हैज ऑलवेज स्पोकन द ट्रुथ, ये क्या शो करेगा, ये दोस्तों हमेशा शो करेगा फिर किसको, टिल डेट की बात को, कि उसने हमेशा सच बोला है। अब यहां पर क्या हुआ, क्या दोनों हिंदी के सेंटेंसेस सेम है हमारे, वह हमेशा सच बोलता है, उसने हमेशा सच बोला है, डिफरेंस आ गया दोनों में। पहला वाला हैबिट को, हमेशा सच बोलता है, नीचे वाला उसने हमेशा सच बोला है, मतलब अब तक के बारे में जब बात हो रही है तब वहां पर हम ऑलवेज नेवर को प्रेजेंट परफेक्ट वाले स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। जैसे सेम वे मैंने बोला शी हैज नेवर टोल्ड ए लाई, उसने कभी झूठ नहीं बोला है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर में मैंने नेवर को यूज किया, हैज, हैव, साथ में थर्ड फॉर्म, दोनों का मीनिंग दोनों सेम चलेगा दोस्तों, टिल डेट, अब तक उसने हमेशा सच बोला है, अब तक उसने कभी झूठ नहीं बोला है। ऑलराइट, आई हैव ऑलरेडी रेड दिस नॉवल, तो वो अलग कहानी हो गई इसमें तो यह। ऑलराइट, सो आई होप ऑलवेज नेवर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आते हैं कीवर्ड में, तो वहां वाला डिफरेंस आपको पकड़ में आ चुका होगा।
एंड ऑलवेज नेवर जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर में भी आते हैं, लेकिन डिफरेंट सेंस के अंदर। टिल डेट, अब तक के सेंस में बात करेगा तब। दोनों में दोस्तों डिफरेंस ये चलता है हमेशा। सो दोस्तों, यहां तक तो था हमारा आज का इवनिंग का ग्रामर सेशन। आई होप सबको समझ में आया होगा, मालूम चला होगा, कुछ नई बातें भी मालूम चली होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट से लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मैं रवि मौर्य अब लेता हूं आपसे इजाजत। कल सुबह मिलते हैं मॉर्निंग 8 o'clock वोकैब सेशन के अंदर। टिल देन, टेक केयर। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.